अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक होगा मेरा क्या, कन्फर्मेशन इन प्रोपेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे क्या, कन्फर्मेशन इन प्रोपेन। ओके, कि प्रोपेन में हमें कन्फर्मेशन देखना है। तो देखो बच्चों, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। ओके, तो यहां पर ये हो गया C1, ये है C2 और ये क्या है C3। तो हम कोई एक बॉन्ड C1 C2 बॉन्ड या C2 C3 बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड को एक बॉन्ड एक्सिस मानकर और उसमें हम इन ग्रुप्स का रोटेशन करेंगे। तो देखो, अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएं, ओके, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में सपोज हमारे पास ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, यहां पर हम लें CH3। ओके, और एक हम इस तरह से ले लें एक ग्रुप, यहाँ हो जाएगा H, ये है H। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा H। यही होगा ना प्रोपेन का कन्फर्मेशन, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस कन्फर्मेशन को देखें तो ये कौन सा है बच्चों, इक्लिप्स्ड। ओके, इथेन के एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन मिथाइल ग्रुप से कर दें तो हमारा प्रोपेन बनता है। हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर दें। ठीक है बच्चों, तो 60 डिग्री जब आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि कन्फर्मेशन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर हमने CH3 लिया, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है। अब ये जो कन्फर्मेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सा बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म। अब आता है कि अब फिर 60 रोटेट कर दोगे तो फिर यही इसी तरह का कन्फर्मेशन आ जाएगा, 60 डिग्री में नहीं आ जाएगा, फिर मेथाइल और हाइड्रोजन आमने सामने होंगे। तो इस तरह से वैसे तो इसके इन्फिनिट कन्फर्मर पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें से हम जो मेन दो कन्फर्मर लेंगे, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म और एक क्या, स्टेगर्ड फॉर्म। इनकी भी स्टेबिलिटी जो होगी टॉर्सनल स्ट्रैंड में, तो यहाँ पर जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसमें जो अगर हम स्ट्रैंड देखें कि कौन कौन से स्ट्रैंड हैं, समझ गए बच्चों, तो इसमें एक स्ट्रैंड तो है टॉर्सनल स्ट्रैंड है। ओके, और दूसरा कौन सा है बच्चों, यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रैंड हो गया, और एक है स्टेरिक और वैंडरवाल्स स्ट्रैंड। समझ गए ना, दो स्ट्रैंड आप दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल है, समझ गए बच्चों, डाइहेड्रल एंगल हम इसे थीटा डी से रिप्रेजेंट करें तो ये कितना है, 0। तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रैन भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस मींस वैंडरवाल्स स्ट्रैन भी है, डाइहेड्रल एंगल 0 है। और अगर हम स्टेगर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो टॉर्सनल स्ट्रैन है, समझ गए बच्चों, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर एब्सेंट है। स्टेरिक स्ट्रैन की बात करें मतलब इस तरह से, तो ये भी एब्सेंट है। और यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल है हमारे पास वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, समझ गए बच्चों, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अगर हमें बात करें तो जो स्टेगर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल देन, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब ये कितना स्टेबल है, कितनी एनर्जी का दोनों में डिफरेंस है। अगर हम इनका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो हम पाएंगे कि कितना एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, कि अगर हम डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू और मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक ग्राफ लें तो आप देखोगे कि ग्राफ में एनर्जी का क्या डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और यहाँ पर हमने लिया है डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू। ओके, कि यहाँ पर हमने ले लिया डाइहेड्रल एंगल। तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ दिखेगा आपको वो ऐसा होगा। यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पर बच्चों इसका स्टेगर्ड फॉर्म होगा।
ओके, कि यहाँ पर CH3 H H H H और ये क्या है H। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म दिखेगा हमें, इसका इक्लिप्स्ड फॉर्म, कि ये है CH3 इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये ज़्यादा एनर्जी का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्ट्रेन होंगे, जिसके कारण मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये H और ये H, तो ये जो डिफरेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है इसमें, ये होता है 14 किलो जूल पर मोल का। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास स्टेगर्ड फॉर्म, ओके, तो ये स्टेगर्ड फॉर्म 14 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अब्जॉर्ब करके और कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगा बच्चों, इक्लिप्स्ड फॉर्म में। ओके, तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। और ये एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, इसलिए इन दोनों फॉर्म को हम एक दूसरे से रेजोल्यूट नहीं कर सकते, इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल देखोगे तो कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। या यहाँ पर देखें तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो चाहे हम इस तरफ रोटेट करें हाइड्रोजन को, या राइट में या लेफ्ट में, दोनों कंडीशन में जो हमें स्टेगर्ड फॉर्म मिलेंगे वो कम एनर्जी वाले होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेंबर में, कन्फर्मेशन, और ये है हमारा क्या, कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। किस में देखेंगे हम, कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन अगर हम ये कंसीडर करें कि अगर इथेन होता है, इथेन के दोनों कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब CH3 CH2 CH2 और ये क्या है बच्चों, CH3 C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पर भी हम कन्फर्मेशन देख सकते हैं। इसका एक कन्फर्मेशन तो हो सकता है C1 C2 के रोटेशन से, एक कन्फर्मेशन हो सकता है C2 C3। तो यहाँ पर हम जो रोटेशन लेंगे, ठीक है, या हम ये कहें कि कन्फर्मेशन ड्यू टू रोटेशन अबाउट, ठीक है, यहाँ पर है हमारा कन्फर्मेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन ड्यू टू रोटेशन अराउंड C2 C3 बॉन्ड एक्सिस। समझ गए बच्चों कि अगर हम इस C2 और C3 बॉन्ड एक्सिस को लेकर रोटेट करें तो हम देखेंगे कि कितने कन्फर्मर पॉसिबल हैं। वैसे तो इन्फिनिट लेवल में कन्फर्मर बनेंगे, लेकिन इनमें से जो मेजर हैं उनको हम देखते हैं। तो देखो इस तरह देखें हम कि ये है हमारे पास ब्यूटेन का कन्फर्मर, एक CH3, ये है एक C1, फिर यहाँ पर C2 ये सर्कल, ये हो गया C3। अब हम इसमें आ जाएं कि यहाँ पर हमने लिखा CH3, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H। ओके, आमने सामने हैं दोनों मिथाइल ग्रुप। इसे बोला जाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गया बच्चों। फिर हम इसमें 60 डिग्री का रोटेशन कराएं, मतलब हमें यहाँ पर इस तरह से रोटेट करना शुरू करें, तो फिर अगला कन्फर्मर जो बनेगा वो इस तरह से होगा। ये है कि यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 H H H और ये H। अब यहाँ डाईहेड्रल एंगल 60 हो गए, तो इसको बोला जाता है, ये जो फॉर्म बना बच्चों इसको क्या बोलते हैं, गॉस फॉर्म। गॉस फॉर्म, समझ गए ना। दो मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री पे आ गए, फिर और आगे 60 डिग्री रोटेट कर दें, तो अब हमारे पास जो नया कन्फर्मर बनेगा वो कैसा हो जाएगा, देखो ऐसे होगा कि यहाँ पर CH3, ये हो गया H H H CH3 और यहाँ क्या H। इसको बोला जाता है स्क्यू फॉर्म, या हम ये कहें कि पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, ये हम इससे फर्स्ट नंबर दे दें, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ओके,
फिर और 60 रोटेट कर दें हम ऐसे। तो अब जब 60 रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि क्या कन्फर्मर बनेगा। इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप आप देखोगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे ऐसे। CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये कहलाता है बच्चों कौन सा फॉर्म? एंटी फॉर्म। ये हो गया हमारा चौथा। और 60 रोटेट कर दो आप, तो और अगर आप 60 रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि अब कौन सा कन्फर्मर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका इस तरह से CH3, ये है H, ओके, यहाँ H, यहाँ H। अब ये CH3 यहाँ आ जाएगा और H के, और फिर रोटेट कर दें तो हमारे पास फिर से देखेंगे गॉस फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर CH3, CH3, H, 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 H। तो ये वही है जैसा कि थर्ड है, मतलब स्क्यू फॉर्म हो जाएगा। ये कौन सा बच्चों हो जाएगा? गॉस फॉर्म, इस तरह से। तो फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ, और इसके बाद फिर 60 रोटेट कर दोगे ना तो आप देखोगे वही का वही फॉर्म आ जाएगा जो ओरिजिनल पहला था। तो इस तरह से अगर हम मिथाइल ग्रुप को रोटेट करते हैं, देख रहे हो ना 60 डिग्री 60 डिग्री लेके, तो आप देख रहे हैं कुल 4 टाइप्स के मेजर आइसोमर्स दिख रहे हैं आपको, कन्फर्मर्स दिख रहे हैं। एक है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, एक हो जाएगा गॉस फॉर्म, एक स्क्यू फॉर्म, ठीक है, और इस तरह से। अब आता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, तो आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। जहाँ स्ट्रेन कम है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन अगर आप देखोगे, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जो फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म है उसमें मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, ओके, स्टेरिक स्ट्रेन होगा, ऐसे में ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अगर हम इसमें जाएं गॉस फॉर्म में तो थोड़ा सा स्ट्रेन कम हो जाएगा, फिर स्ट्रेन बढ़ेगा, और इस तरह से आप देखेंगे कि जो एंटी फॉर्म है उसमें सबसे कम लोवेस्ट स्ट्रेन होगा। अगर हम इनका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पहले देखें और फिर हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कौन होगा। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी ले लें मॉलिक्यूल की, ओके, और वहाँ पर डाईहेड्रल एंगल लें। तो यहाँ से अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो हमें पूरा दिखेगा कि कौन स्टेबल ज़्यादा है और कौन। मैं इस तरह से ग्राफ को बता देता हूँ पहले, वो ऐसा दिखेगा आपको। ये है इस तरह से, और ये ले लें, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल अगर आप देखेंगे तो 0 है। यहाँ पर मैंने लिया है डाईहेड्रल एंगल। क्या ले लिया? डाईहेड्रल एंगल। तो अब आप बताएं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट आपको दिख रही है, ओके, कि यहाँ पर जो है डाईहेड्रल एंगल ले रहे हैं हम 1 है। यहाँ पर जो होगा बच्चों ये वाला फॉर्म होगा, कौन सा? जिसमें दोनों मिथाइल एक दूसरे के जस्ट सामने है, ये वाला, मतलब फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ गए ना बच्चों? कौन सा? फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी का? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी में सबसे ज़्यादा रिपल्सन की कंडीशन बनी हुई है, मैक्सिमम जो है स्ट्रेन होगा इसमें। फिर अगर हम आगे की तरफ रोटेट करें तो ये जो एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर जब 60 डिग्री पहुँचोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म आ जाएगा? देखो यहाँ पर आपके पास होगा कौन सा फॉर्म? जहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा एनर्जी रिपल्सन कम होगा। अब यहाँ पर चले जाएं तो देखो कौन सा फॉर्म आ जाएगा। फिर यहाँ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप कि अब ये तो था CH3, ये है H, ये है H, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी बच्चों कि यहाँ क्या आ जाएगा? CH3H, है ना। और जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एंटी फॉर्म बन जाएगा, CH3, CH3H, H, H और H। सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट वाला होगा। बिल्कुल जस्ट ऐसा ही यहाँ पर चलोगे ना तो यहाँ पर भी आपको वही, यहाँ इस तरफ घूम जाए 60 डिग्री, यहाँ पर ये देखो अब यहाँ कितनी डिग्री पे आ गए हैं हम?
120 डिग्री पे, और यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। जस्ट ऐसा ही 120 डिग्री, यहाँ जाएं तो 180 डिग्री। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ जो फॉर्म बन रहा है ये वाला और ये, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पर भी CH3 होगा बच्चों और यहाँ CH3। ठीक है, तो इसको बस इस तरह रोटेट कर दें कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो कन्फर्मर होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ CH3 होगा और यहाँ CH3, यही होगा ना। फिर यहाँ चले जाएं तो आप देखोगे कि यहाँ जो कन्फर्मर होगा ये है CH3, ये है H, ये H और यहाँ क्या CH3, और फिर वो वहीं आ जाएगा इस तरह से एंटी फॉर्म, CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर, इस तरह से। तो ये हमारा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ये एनर्जी लेवल ले लें, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एंटी फॉर्म के, तो एंटी फॉर्म में ये जो एनर्जी होगी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो एनर्जी होती है बच्चों, ये एनर्जी होती है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये वाली, ये होती है कितना 19.0 किलो जूल पर मोल। इतने का डिफरेंस होगा, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये वाला एनर्जी डिफरेंस अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये होता है 11.6 किलो जूल पर मोल का। ओके, इस तरह से। फिर आते हैं कि ये वाला एनर्जी डिफरेंस कितने का है, यहाँ से या ये वाला जो है ये इधर से, तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है ये दिख रहा है कितने का है, 3.8 किलो जूल पर मोल। तो अब आपको सीधा दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पर कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो आप देखो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल, तो सबसे जो फुल ये है स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा एंटी फॉर्म होगा, समझ गए बच्चों। फिर कौन सा आ जाएगा, गॉस फॉर्म, फिर कौन सा आ जाएगा गॉस फॉर्म के बाद, ठीक है, स्क्यू फॉर्म, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो होगा फुली, ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस तरह से ये ऑर्डर होगा इन आइसोमर्स या 4 जो कन्फर्मर्स हैं ब्यूटेन के उनमें। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्यूटेन में अगर हम इस तरह का रोटेशन देखें 2 मिथाइल को फिक्स लेके और इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि लगातार इनकी एनर्जी, रोटेशन, रिपल्सन, तो स्टेरिक स्ट्रैंड इस तरह के पॉइंट्स के कारण चेंज हो रहे। तो ये है हमारा ब्यूटेन में क्या कन्फर्मेशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर ऐसे। तो ये हमने देखा ब्यूटेन में कन्फर्मेशन, एंटी फॉर्म, गॉस फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब हम आ जाते हैं, देखो बच्चों कुछ ऐसे भी कन्फर्मर हैं जिनकी स्टेबिलिटी को लेके कई क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स हैं, ठीक है, क्लोरोहाइड्रीन है, इनमें है, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अमाइंस हैं, ठीक है। अगर इनकी स्टेबिलिटी का कोई कन्फर्मेशन आता है तो देखो कैसे याद रखना है। अगर कन्फर्मेशन में यहाँ पे मैं इस तरह से शो करूँ कि आपको कोई भी ऐसा अल्कोहल, एल्केन या कोई भी अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और उसमें आपसे कह दे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो यहाँ पर मैं X ले लूँ और यहाँ पर Y, बाकी यहाँ पर मान लो H हैं, H हैं, H हैं। अगर यहाँ ध्यान रखें X इक्वल टू जैसे OH है, समझ गए बच्चों, NH2 है, COOH है या COO माइनस है, समझ गए ना, NH ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पर फ्लोराइड है इस तरह की, ओके। तो और Y इक्वल टू क्या है, OH है, NH2 है, ठीक है, COOH है, इसी तरह से ये है हमारा क्लोराइड है, कौन सा ग्रुप है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है। तो ध्यान रखें कि जो है गॉस फॉर्म इनमें जो होता है
समझ गए बच्चों? इसमें कौन सा फॉर्म? जो गॉस फॉर्म होगा सबसे हाईली स्टेबल होगा। क्यों होगा? ठीक है, गॉस फॉर्म मोस्ट स्टेबल, ठीक है, स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, मतलब इनके बीच में इस तरह से ये क्या बन जाएगी? इंट्रा मॉलिकुलर HB। तो इंट्रा मॉलिकुलर HB जो है, स्टेरिक स्ट्रैंड हो चाहे वो टॉर्सनल स्ट्रैंड है, उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मीन्स अगर हम ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल दे दिया गया है और यहाँ OH है और ये OH है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसमें कौन स्टेबल है, तो आप ये है हमारे पास क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये मोर स्टेबल देन, अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म ले लें, ठीक है, कि ये है हमारे पास इसका एंटी फॉर्म, ऐसा कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है? OH, H H H H। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ऐसे क्लोरोहाइड्रीन पूछ लेता है कि यहाँ पर जैसे है OH, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर है क्या? Cl। तो इनके बीच में भी क्या हो सकती है बच्चों? हाइड्रोजन। तो ये भी क्या होगा? स्टेबल ड्यू टू HB। ऐसे ये भी स्टेबल है ग्लाइकॉल, क्योंकि ड्यू टू HB। तो इस तरह का कोई भी आइसोमर आपको दिखता है जिनमें X और Y इस तरह के ग्रुप्स आपको दिखें, तो ध्यान रखें उनमें गॉस फॉर्म स्टेबल होगा, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर ऐसा कोई कंडीशन बनती है, समझ गए बच्चों, कि यहाँ X है, यहाँ X है, यहाँ X है और यहाँ Y है, ठीक है, सर यहाँ पर हम H ले लें या कुछ भी ग्रुप रख दें, लेकिन हम ऐसे ले लें कि यहाँ पर आपको H, यहाँ H, यहाँ H, X इज इक्वल टू R है, Cl है, Br है, I है, ठीक है, NH3 प्लस है, COO माइनस है, इस तरह के ग्रुप हैं। और Y भी अगर R है, Cl है, Br है, I है, NH3 प्लस है, ठीक है, COO माइनस है। तो ध्यान रखें इनमें कि एंटी जो फॉर्म होगा, एंटी फॉर्म जो है मोर या मोस्ट स्टेबल देन, ठीक है, अदर कन्फॉर्मर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि अगर इस तरह के कोई ग्रुप हैं X और Y, तो हमें जैसे यहीं पर दे दूं मैं कि यहाँ पर है 2 क्लोराइड लगा दिए गए, है ना, और ये है H, तो ये मोर स्टेबल देन अदर फॉर्म। चाहे कितने भी इसके कन्फर्मर बना लो आप, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चाहे वो एंटी फॉर्म ले लो, गॉस फॉर्म ले लो, सॉरी इसका चाहे ये वाला है कि Cl है, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के ग्रुप आ गए तो फिर ये वाला फॉर्म स्टेबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से कि कब आपको एल्केन के अलावा इस तरह की कंडीशंस के कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बाद, मैं पहले बेयर-स्टर्न थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं बच्चों, और फिर हम आते हैं साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन। तो देखो, एक है बेयर-स्टर्न थ्योरी, पहले इसके बारे में ले लेते हैं। क्या है हमारे पास? बेयर, ठीक है, स्ट्रेन थ्योरी। कि ये क्या है बेयर-स्टर्न थ्योरी? तो ध्यान रखें कि ये जो थ्योरी है बच्चों, ये जो साइक्लोएल्केन होते हैं, लोअर साइक्लोएल्केन, उनकी इनस्टेबिलिटी से रिलेटेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलेटेड, ओके, रिलेटेड टू इनस्टेबिलिटी ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड। समझ गए बच्चों? ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ, कि जो स्मॉल रिंग वाले साइक्लोएल्केन हैं या और भी उसके डेरिवेटिव्स हैं, उनमें रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन के कारण जो उनमें इनस्टेबिलिटी है,
उसको बताने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। देखो इसका ये जो कॉन्सेप्ट था कि इसने कहा है कि व्हेन, ठीक है, ओपन चेन, जो ओपन चेन, ठीक है, हैविंग नॉर्मल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो कि कितने का होता है बच्चों, मेनली अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो 109 पॉइंट, ठीक है, डिग्री 28 मिनट का, इज कन्वर्टेड, किसमें जब होता है ये, कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों, साइक्लिक में मेनली साइक्लो एल्केन, हम इनके बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइक्लो एल्केन, तो डेफिनेट distortion of this normal bond angle takes place, समझ गए बच्चों, takes place, ओके। तो यहाँ हो जाएगा, और क्या होता है, takes place लीडिंग, अगर हम ये देखें कि ये क्या करेगा तो हम लिखेंगे कि लीडिंग टू दी डेवलपमेंट ऑफ strain in molecule and arises instability इन मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन आएगा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि जब क्या करें, जब क्या होता है, ओपन चेन जो होती है जिसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, जब किसमें ये कन्वर्ट होता है, साइक्लिक कंपाउंड, मीन्स अगर हम साइक्लो एल्केन की बात करें तो बॉन्ड एंगल में एक डिस्टॉर्शन होगा, ये नॉर्मल वैल्यू चेंज हो जाएगी और ऐसे में मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप होगा जो कि मॉलिक्यूल में इनस्टेबिलिटी क्या कर देगा, डेवलप कर देता है, उसमें अराइज करता है। अब आता है कि डिस्टॉर्शन कैसे निकालोगे, तो पहले बता दूं कि डिस्टॉर्शन, ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करें कि डिस्टॉर्शन वैल्यू जो निकालनी है आपको इक्वल टू होता है 1/2 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस थीटा, ओके। ये थीटा है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन एन, ओके। यहाँ एन क्या होगा, ये है, समझ गए बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड मीन्स साइक्लो एल्केन, कि जो आपको साइक्लो एल्केन दिया गया है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसको रख के पहले थीटा निकालोगे, थीटा के बाद डिस्टॉर्शन वैल्यू निकालोगे। और ध्यान रखें कि जो इनस्टेबिलिटी है, समझ गए बच्चों, इनस्टेबिलिटी इन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टॉर्शन वैल्यू, जितनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन वैल्यू होगी वो साइक्लो एल्केन या वो साइक्लिक कंपाउंड उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि अगर मान लो पहला एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन, समझ गए बच्चों, तो साइक्लोप्रोपेन में आप देखोगे कि जो कार्बन एटम होते हैं वो सब sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है साइक्लिक स्टेट में, तो यहाँ पर जो कार्बन का ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए 109, तो ये जो एंगल है ना ये वाला, ये तो होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड का, बट ये थीटा अब हमें देखना है कि ये कितने का होगा, ये वाला, ठीक है। पहले हम ये थीटा निकाल लें, तो थीटा देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 360 अपॉन में कितना कर देंगे बच्चों 3। क्यों कर देंगे ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो, ठीक है, ये है क्या बॉन्ड एंगल, ये सॉरी कार्बन वो कितने हैं 3, तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 मीन्स कितना आ गया
60 डिग्री का। तो अब डिस्टॉर्शन निकाल के देखो कितना आ जाएगा। तो डिस्टॉर्शन जो हमारा आएगा वो होगा 1/2, ओके, 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस 60। समझ गए बच्चों? और आगे बढ़ो तो d इक्वल टू 1/2, अब यहां से 60 माइनस कर दो तो आप देखोगे 49 डिग्री 28 सेकेंड, यही हुआ ना। तो यहां पर आप इसको और आगे इस तरह से चेंज कर सकते हैं 1/2, मैं इसको 48 डिग्री लिख दूं। तो ध्यान रखें कि डिग्री और ये सेकंड में वही डिफरेंस है जो मिनट और सेकंड का होता है। मींस अगर आप एक यहां से डिग्री कम करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा कितना 88, 60 और जोड़ देंगे इसमें, तो इस तरह से अब हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आई डिस्टॉर्शन की वो आ जाएगी कितनी 24 डिग्री और ठीक है और 44 मिनट की। मींस यहां पर जो डिस्टॉर्शन होगा साइक्लोप्रोपेन में, समझ गए बच्चों, ये जो साइक्लोप्रोपेन में डिस्टॉर्शन दिखेगा कि ये एक्चुअल फैल ऐसा चाहिए था ये वाला, लेकिन ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है ये 24 डिग्री 44 सेकेंड का हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये 60 डिग्री लाने के लिए हमें दोनों तरफ से इतने इतने एंगल दबाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या होगा बच्चों बनेगा। और ऐसे में क्या होगा एक स्ट्रेन आ जाएगा, समझ गए ना, प्रोपेन में। तो ये हमारा क्या है डिस्टॉर्शन, ओरिजिनल वैल्यू में जितनी होनी थी 109 की उससे इतना डिस्टॉर्टेड हो गया ये। ठीक इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें ये है, तो ये एंगल कितने का होता है बच्चों 90 का। अब चाहें तो थीटा इससे भी निकाल सकते हैं 180 माइनस 360 अपॉन में कितना 4, तो ये आएगा कितना 90 डिग्री। अब डिस्टॉर्शन निकाल के देखो, डिस्टॉर्शन हो जाएगा 1/2, ठीक है, 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस कितना कर दो बच्चों 90, तो d इक्वल टू 1/2, यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 119 डिग्री 28 सेकेंड। या आप हमें से उसमें लाना है तो d इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, इसको 18 डिग्री कर दो तो ये कितना हो जाएगा 44 सेकेंड, ठीक है। या हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिग्री और सॉरी 44 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 88, यहाँ कितना हो जाएगा 60 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 88 डिग्री का ये है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो आएगा वो ये एंगल हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह से इसका डिस्टॉर्शन जो हुआ कि ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन, ये है हाइड्रोजन, इस तरह से। तो ये जो डिस्टॉर्शन होगा ये कितने का होगा बच्चों d, ये होगा 9 डिग्री 44 सेकेंड का। ओके, तो उससे तो कम ही है। अब आप साइक्लोपेंटेन में आ जाओ। साइक्लोपेंटेन में देखो कितने का एंगल होगा पहले तो साइक्लोपेंटेन में अगर हम थीटा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 360/5, मतलब साइक्लोपेंटेन होता है 5 कार्बन होंगे उसमें, तो आप उसमें 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये जो थीटा आएगा वो होता है 108 डिग्री का। अब आप सोचो कि आपके पास ये है साइक्लोपेंटेन, इस तरह से शो करें तो ये एंगल जो है 108 डिग्री का है, तो यहाँ कितने का डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। तो इसको निकाल के देखते हैं हम। तो हमारे पास डिस्टॉर्शन हो जाएगा 1/2, ठीक है, 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस 108। ओके, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना कि यहाँ हो जाएगा 1/0 108, ठीक है, और यहाँ कितना 88 सेकेंड डिग्री माइनस 108, तो d इक्वल टू आएगा, ठीक है, 0 डिग्री और 44 सेकेंड का, जो सबसे कम डिस्टॉर्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ ये वाला, ये कितने का होगा बच्चों 0 डिग्री 44 सेकेंड का। समझ गए ना, सब जगह ऐसा किया है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। देखना 88 यहाँ भी मैंने वही 28 को 88 कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप एक डिस्टॉर्शन और निकाल लेते हैं कि अगर हम देखें कि साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा।
तो साइक्लोहेक्सेन में देखो इसकी वैल्यू, डिस्टॉर्शन की वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। जितना ज़्यादा वैल्यू न्यूमेरिकली उतना ज़्यादा अनस्टेबल। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, समझ गए बच्चों, तो साइक्लोहेक्सेन में थीटा निकालो कितने का होगा। तो यहाँ पर होगा 180, ठीक है, माइनस 360 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6। यहाँ कितना कर रखा था हमने 5, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में आप देखोगे कि ये एंगल होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी थीटा की, ये आ जाएगी बच्चों 120 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है थीटा, तो अगर हम यहाँ डिस्टॉर्शन की बात करें तो 1/2, ओके, 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ दें तो 1/2, मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने दूं, 109 डिग्री 28 सेकेंड माइनस, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 119 डिग्री, ओके, तो यहां पर हो जाएगा कितना बच्चों 60 सेकेंड। 1 डिग्री हटा दोगे तो 60 हो गया। तो हमारे पास जो d बचेगा 1/2, यहां देखो 10 ये है तो माइनस 10 डिग्री, ठीक है, और यहां से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 32 सेकेंड में माइनस में। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 5 डिग्री और 16 इस तरह का सेकेंड का। तो ये जो डिस्टॉर्शन हुआ आपने देखा यहां पर कि फैल गया है एंगल, मतलब यहां पर निगेटिव होने का मतलब है कि एंगल इतना होना चाहिए था। तो ये जो डिस्टॉर्शन है आप देख रहे हैं -5 डिग्री 60 सेकेंड का, मतलब है फैलाया गया है, एंगल को फैलाया गया, तो अभी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू वो, ठीक है, बेयर कॉन्सेप्ट, अगर हम ये देखें कि अकॉर्डिंग टू बेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों। तो स्टेबिलिटी में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल है वो होगा साइक्लोप्रोपेन, उससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा बच्चों साइक्लोब्यूटेन, उससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा साइक्लोपेंटेन, और सॉरी साइक्लोहेक्सेन, ओके, और फिर आएगा यहाँ पर, तो हम पहले साइक्लोहेक्सेन लेंगे और उससे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, समझ गए ना, वो होगा साइक्लोपेंटेन। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों, बेयर कॉन्सेप्ट। कि बेयर कॉन्सेप्ट में अगर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो हमें ये मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल ऑर्डर जो इनका है, ठीक है, कि जो एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये है, ये ऐसे होगा, ये है, फिर इससे ज़्यादा ये, फिर इससे ज़्यादा साइक्लोपेंटेन और उससे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन। ये है इनकी स्टेबिलिटी एक्चुअल में। तो अब आता है कि ये कैसे हो गया, है ना, कि आपने वेयर थ्योरी लगाई और उसने कहा डिस्टॉर्शन एंगल ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो अनस्टेबल होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर ये मिला कि जो बड़े बड़े साइक्लो एल्केन हैं वो कहीं ज़्यादा स्टेबल हैं थर्मली, लेकिन छोटे एल्केन तो अनस्टेबल ही है। तो बाद में इस स्टेबिलिटी को बताने के लिए क्या दिया गया था बच्चों, एक और थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी को जो बोला जाता है वो है साक्से-मोहर थ्योरी। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, ठीक है, कि एक थ्योरी और दी गई, कौन सी, साक्से-मोहर थ्योरी। ठीक है, साक्से-मोहर थ्योरी जो है ये रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ हायर, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स। कि जो बड़े बड़े हायर साइक्लिक कंपाउंड हैं, जो बड़ी बड़ी रिंग लगते हैं 12, 18, 20, 22, उनमें कैसे स्टेबिलिटी आती है, वो क्यों स्टेबल है। ये साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, व्हाई। तो इसको हम किससे समझेंगे बच्चों, साक्से-मोहर थ्योरी। तो देखो इसने ये कहा है कि साइक्लो एल्केन, ठीक है बच्चों, कि साइक्लो एल्केन हैविंग मोर देन 5 कार्बन, ठीक है, जिनमें क्या हो मोर देन 5 कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स of ring not lie in plane,
समझ गए बच्चों, इसने कहा है कि जितने भी रिंग के एटम हैं वो सब के सब एक ही प्लेन में नहीं होते, बट प्लेस्ड इन डिफरेंट, कहां पर, डिफरेंट प्लेन्स एंड फॉर्म स्ट्रैंडलेस स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों, स्ट्रैंडलेस स्ट्रक्चर मीन्स बॉन्ड एंगल कौन सा, 109 डिग्री 28 सेकेंड नॉट डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। समझ गए बच्चों कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 का ही रहेगा, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से डेविएट नहीं होता। समझ गए ना कि इस तरह से पोकर्ड फोल्डेड, मतलब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि इसमें कार्बन एटम अपने बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं करते। सपोज हम इसी को देखें, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में उसने ये कहा कि एक कार्बन ये है तो एक कार्बन ये है, ठीक है, एक कार्बन ये है तो ये है एक कार्बन, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, मतलब एक एच ये है तो एक एच ये है, तो ये जो एंगल है बच्चों ये 109 और 28 की आसपास डिग्री का होता है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर रहेंगे, उसने ये कहा है, क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये एच ऐसे हो जाएगा तो ये एच ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एच ऐसे जाएगा तो यहाँ पर एक एच आ जाएगा, एक एच ये है तो ये एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक एच है तो यहाँ एक एच आ जाएगा, एक यहाँ एच है तो यहाँ एच हो जाएगा। तो ये चाहे एंगल हो ये भी कितने का होगा बच्चों, इतना से डिग्री का। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन का ये कहलाता है पकर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, पकर्ड स्ट्रक्चर, या हम ये कहें कि एक प्रकार का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये रिजिड नहीं होता, क्या होता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और लगातार अपने दूसरे कन्फर्मर्स में चेंज होता रहता है। इसमें ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, कौन से, ये जो हैं ये वाले, ठीक है, मैं इनको डार्क कलर से कर दूं कि ये जो ये हैं, एक ये हो गया, 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 ठीक है, एक ये हो गया, अल्टरनेट ऊपर नीचे जो हैं इनको बोला जाता है कौन से हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों, और ये जो बॉन्ड है इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। अब हम इन स्ट्रक्चर्स में दूसरा देखें कि अगर कि इनमें दूसरा ये है, जो ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनको बोला जाता है कौन से हाइड्रोजन है बच्चों, ये इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ गए ना, इस तरह से। तो देख रहे हैं आप कि सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं हैं, ये इस तरह से फैले हुए हैं कि मॉलिक्यूल में एक ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है बच्चों, स्ट्रैंडलेस स्ट्रक्चर, कि साइक्लोहेक्सेन में इस तरह से स्ट्रैंडलेस स्ट्रक्चर होता है। अब जब ये इसी को बोलते हैं कौन सा फॉर्म बच्चों, चेयर फॉर्म, क्योंकि ये एक चेयर जैसा दिखेगा, अभी हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो इस तरह से अगर हम C1 और C2 के हाइड्रोजन देखें, समझ गए बच्चों, तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म में होते हैं। C1 और C3 के हाइड्रोजन देखें, ठीक है, तो ये सिस फॉर्म में होते हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल में ले लें और चाहे एक्सियल में ले लें, इस तरह से। तो सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन, आप देखो कि पहला और दूसरा हाइड्रोजन ऊपर नीचे है तो ये ट्रांस हाइड्रोजन है, चाहे इक्वेटोरियल लें चाहे एक्सियल। और 1,3 ले लेंगे तो आप देख रहे हैं एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो वो सिस हाइड्रोजन कहलाते हैं, इस तरह से। तो 1,2 पोजीशन जो है आप देख रहे हैं ट्रांस है, 1,3 पोजीशन सिस होती है। अब आता है कि इसमें जो कन्फर्मेशन होगा, फ्लिपिंग होती है इस
साइक्लोएल्केन में जो साइक्लोहेक्सेन में तो इसके कितने अलग अलग कन्फॉर्मर्स बनते हैं, हम उनको एक रिंग फ्लिपिंग से समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक होती है रिंग फ्लिपिंग, समझ गए बच्चों, क्या होती है रिंग फ्लिपिंग? मतलब ये होता है कि साइक्लोहेक्सेन जो रिंग है बच्चों, ये क्या होती है, फोल्डेड होती है। क्या होती है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है, मतलब ये एक यहाँ वहाँ से खिसक सकती है, ठीक है। रिंग एक फोल्डेड रिंग है एंड फॉर्म डिफरेंट, समझ गए बच्चों, डिफरेंट कन्फॉर्मर्स। ये है कि इसमें जो है जब ये फोल्डिंग होगी तो ये है डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बाय फ्लिपिंग, समझ गए ना, क्या होगी इसमें, फ्लिपिंग होती है। तो इससे बहुत सारे कन्फॉर्मर्स बनते हैं। देखो कैसे, अगर हम ये देखें कि अभी आपने देखा कि ये इसका एक स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, इसको बोला जाता है चेयर फॉर्म, समझ गए बच्चों। फिर ये नीचे की तरफ जब ये जो है फ्लिपिंग होती है तो ये चेंज होता है एक नए स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर वो ऐसा दिखता है कि इसकी एक जो रिंग है ऊपर रहेगी, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चलती है, तो ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा कि जब ये नीचे की तरफ ऐसे फ्लिपिंग करना शुरू कर देगा, कि जब ये ऊपर, तो ये वो कहलाता है हाफ चेयर। क्या कहलाएगा बच्चों, हाफ चेयर। फिर आगे फ्लिपिंग होगी ना तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है ऐसे, ये कहलाता है बच्चों कौन सा, बोट फॉर्म। क्या कहलाएगा, बोट फॉर्म। लेकिन बोट फॉर्म बनने से पहले एक ट्विस्टिंग फॉर्म बनता है, पहले मैं उसको बता दूं, ठीक है, कि ये क्या होगा कि ये जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ना तो ये नीचे की तरफ आते हैं और ये ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे ऐसे। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या दिखता है, ऐसे एक ये कार्बन जो थे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैं इनको रेड कर दूं तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये है, तो ये जो है ऐसे हो जाते हैं, और इस तरह से फ्लिपिंग होती है तो एक ट्विस्टेड फॉर्म बन जाता है, समझ गए ना, कि इस तरह से एक जैसे ही हमने इसको ऊपर की तरफ उठाया तो ये नीचे, ये ऊपर, मतलब ये ऊपर की तरफ गया तो ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक इसी तरह से ये है। तो ये कहलाता है कौन सा बच्चों, ट्विस्टेड फॉर्म। और ये वाले जो कार्बन हैं ये हैं कि हम इनको ऐसे शो कर दें तो ये हैं इस तरह के यहाँ पे। फिर क्या होगा कि आगे ये जो ये है ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आता है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये एक नाव की तरह, बोट की तरह दिखने लगेगा। मतलब हम ये कहें कि ये जो 4 एटम है कार्बन के, वो एक ऐसे ये हो जाते हैं कि यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन बन जाएगी कि ये है ऐसे आ जाते हैं, ये है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन ये है, और ये तो हो गए हमारे ये वाले कार्बन जो कि रेड कलर से शो किए हैं मैंने। फिर आगे क्या होगा, इस तरह से ये बना, फिर इसके बाद ट्विस्टिंग हो जाएगी। तो अब ट्विस्टिंग में क्या होगा बच्चों कि ऐसी ट्विस्टिंग हो जाएगी कि अब हम जो है ऐसा ले लें और फिर ऐसा ले लें, फिर एक ट्विस्ट बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, फिर एक ट्विस्टेड फॉर्म बन जाएगा, और इसके बाद फिर हाफ चेयर और इस तरह से। फिर तो यहाँ पर हम इस तरह से ले लें, ये 2 3 4, फिर ये ट्विस्टेड फॉर्म में आ गए, ये है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये चारों यही हैं, फिर बीच में ट्विस्टेड फॉर्म बनेगा कुछ समय के लिए, और फाइनली ये फिर क्या चेंज हो जाएगा, हाफ चेयर में। अब हाफ चेयर जो आएगी उसमें वो ऐसे दिखेगा, ऐसे, समझ गए ना। अब ये आ जाएगी कंडीशन कि यहाँ पर जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर फाइनली ये इसी में चेंज हो जाएगा। तो ये ट्विस्टेड फॉर्म था, और ये कौन सा है बच्चों, बोट फॉर्म। कौन सा हो गया ये, बोट फॉर्म, समझ गए ना कि ये बन गई हमारी बोट।
तो इनमें जो स्टेबिलिटी बता दूं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है कौन सा बच्चों, ट्विस्टेड हाफ चेयर। मतलब अगर हम इसका डायग्राम से देखें तो आप देखोगे कि इसके डायग्राम से फिर हम इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें भी इस तरह का स्ट्रक्चर आता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है जो कि अभी आपने देखा, कौन सा फॉर्म आ जाएगा, पहला चेयर फॉर्म, इस तरह से कि ये था हमारा चेयर फॉर्म इस पॉइंट पे। ओके, यहाँ पर आपने देखा था कि ये वाला फॉर्म आ गया था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो था वही ट्विस्टेड फॉर्म आ जाता है ऐसे। फिर यहाँ पर कौन सा फॉर्म आता है बच्चों, बोट फॉर्म, ये है। फिर आ जाता है वही ट्विस्टेड फॉर्म ऐसे। फिर यहाँ पर आएगा इस तरह से हाफ चेयर, और यहाँ पर अब जो है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा इस तरह से। तो फाइनली मतलब ये जो है इस तरह से, और अगर आप इसको देखोगे ना तो ये मतलब ऐसा आएगा इसमें कि ये ऐसे दिखेगा, मैं इसको ये कहूँ कि ये जो है इसके बाद जो इसका फॉर्म दिखेगा, बल्कि यहाँ एरो ना लगा के, मतलब है तो उसी का आइडेंटिकल फॉर्म, कि वो ऐसा दिखेगा बच्चों। 2 मिनट रुको, अच्छे से बना देता हूँ। मतलब ये हो गया ऐसे, ये इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये और ये जो फॉर्म है आप देख रहे हैं कि पहला हो या लास्ट में हो, ये वही है, ऐसे दिखेंगे, ये है। तो ये जो एनर्जी का जो ऑर्डर दिख रहा है ना, ये एनर्जी ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ऑर्डर, तो ये जो यहाँ से यहाँ की एनर्जी जो होती है बच्चों, ठीक है, ये होती है कितनी, 45 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर आता है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितने का है, तो ये है 23 किलो जूल पर मोल का। और अगर हम इस वाली एनर्जी को देखें तो ये होता है एनर्जी डिफरेंस, यहाँ सॉरी यहाँ से ले लें, इस ऑर्डर में यहाँ से लेना है, ये है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है यहाँ का, ये होता है 27 किलो जूल पर मोल, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है बच्चों, चेयर फॉर्म। ओके, फिर आ जाता है कौन सा, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी में चलें तो पहला कौन सा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ चेयर फॉर्म। फिर आ जाता है ट्विस्टेड फॉर्म, फिर आएगा कौन सा, बोट फॉर्म, और फिर आएगा कौन सा बच्चों, हाफ चेयर फॉर्म। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। समझ गए ना कि इस तरह से जो इनकी स्टेबिलिटी का एक्चुअल ऑर्डर है वो इस तरह से हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म है वो आपने देखा कौन सा होगा, चेयर। फिर आ जाएगा कौन सा, ट्विस्टेड फॉर्म। फिर आएगा बोट फॉर्म, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म जो है वो कौन सा है, बोट फॉर्म। इसमें एक प्लैग पोल इंटरैक्शन के बारे में आता रहता है, ये क्या कहलाती है, ठीक है, प्लैग पोल इंटरैक्शन। तो ये कहलाता है कि एक स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है बच्चों, स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन्स ऑफ एक्सियल पोजीशन। समझ गए बच्चों कि जो एक्सियल पोजीशन में हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच का जो इंटरैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, एक प्लैग पोल इंटरैक्शन। ये जो प्लैग पोल इंटरैक्शन है, ठीक है, प्लैग पोल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है ये होती है कितनी, 183 पिकोमीटर की, जो कि क्या है, विच इज लेस देन, समझ गए बच्चों, लेस देन वान डर वाल्स डिस्टेंस। समझ गए ना, डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम की वान डर वाल डिस्टेंस होती है वो है 240 पिकोमीटर की, ठीक है। देयरफॉर
Therefore repulsion arises between black pole हाइड्रोजन। समझ गए बच्चों? और यही हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, डिक्रीज एंड डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम। इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास कौन सा कन्फर्मर, ये वाला जो है बोट फॉर्म, तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि ब्लैक पोल इंटरेक्शन क्या कहलाएगी। तो आप देखोगे कि इस तरह से, अगर हम इस तरह से इसको डायग्राम से समझें कि ये है हमारे पास डायग्राम, तो एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो इनके बीच में लगेगी। या हम अगर चेयर फॉर्म और इस तरह से देखें, ये बिल्कुल सामने हो गए इस तरह से, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो इनमें भी क्या लगना शुरू हो जाएगी बच्चों, ब्लैक पोल इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन है इसी को बोलते हैं कौन सी इंटरेक्शन, ब्लैक पोल इंटरेक्शन। और यही इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है हाफ चेयर में, इसीलिए वो जो फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब मैं एक बार और बता दूं कि जो चेयर फॉर्म है बच्चों, ठीक है, चेयर फॉर्म इज स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है, एंड जो इसका बोट फॉर्म है, आप देखोगे ये जो बोट फॉर्म है इज, ठीक है, ये होता है इसका क्या, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, कि ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये इसका चेयर फॉर्म है। देखो कैसे, जैसे आपने देखा कि एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन सॉरी कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अगर हम इस तरह से एक स्ट्रक्चर इसका बना के देखें कि साइक्लोहेक्सेन में जो इसका वो स्ट्रक्चर बनता है स्टिगर्ड फॉर्म, वो कैसे दिखेगा। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझें कि देखो एक हाइड्रोजन, एक सॉरी कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, फिर एक कार्बन, फिर ये कार्बन, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इसका जो स्टिगर्ड फॉर्म है, चेयर फॉर्म, जैसे ये कार्बन ले लें हम एक कन्फर्मेशन बनाने के लिए, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक हाइड्रोजन ये है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन ऐसे दिखता है, एक ये है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लें, एक हाइड्रोजन ये है, ये है हाइड्रोजन और एक ये है। अब मैं इसमें देखो ऐसे ले लूँ कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, इस तरह से ले लें, और ये ऐसे ले लें, ये है हमारे पास ब्लू कार्बन, ग्रीन वाला ऐसे, ठीक है। हम इन कार्बन को ऐसे समझें कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है ऐसे कि ये एक कार्बन ले लो और इसको आप रेड ले लो, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, रेड वाला, ठीक है, और इसमें मैं एक डॉट लगा दूं बीच में इस तरह का, ये है, तो ये डॉट यहाँ आ गई, समझ गए ना, कि आपने देखा कि ये जो है पीछे वाला कार्बन हो गया, ये है, और बीच में ये बना दी मैंने क्या, डॉट, ये हो गया, इस तरह से ले लें यहाँ पे, ये है। तो अगर आप पीछे वाले कार्बन में जाएं तो आप देखोगे 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे जुड़े दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है, और यहाँ मैं इस वाले को CH2 ले लूँ, क्या ले लूँ, CH2, मतलब ये पूरा जो है, या इसको मैं ब्लैक ले लूँ, ये है, ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि हम क्या ले लें, ब्लैक डॉट, ऐसे, ये हो गया हमारे पास ब्लैक डॉट, ओके। अब सामने वाला कार्बन देखो अब आप, ठीक है, इस वाले में से एक ये जोड़ दो, एक ये जोड़ दो, और एक ये जोड़ दो, ये वाला कार्बन हो गया, ठीक है। देखो आप कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले कार्बन को ले लें हम, ठीक है, ये वाला इस तरह से, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ये वाला कार्बन जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पर आपने जो सर्कल बनाया है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ऐसे ये हो गया। तो यहाँ जाके ये इधर ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि एक हाइड्रोजन जो होगा, ये सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, 2 मिनट रुको, ये था हमारा पीछे वाला था, सॉरी, है ना। पहले मैं इसको डार्क कर लूँ, ये हो गया डार्क ग्रीन कलर में, और यहाँ लगा दूँ मैं एक पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये सामने वाला है, तो ये आके इधर जुड़ेगा सामने, और ये H हो गया, ये H हो गया। ये पीछे था तो पीछे जाके जुड़ेगा, समझ गए बच्चों, और उसका एक H ऐसा दिखेगा, एक H ऐसा दिखेगा। ये CH2 वाला ग्रुप है, ये CH2। तो आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है इनमें, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस में दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है कौन सा फॉर्म दिख रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म, समझ गए ना। अगर ये इसको मैं दबाना शुरू कर दूं, ठीक है, नीचे की तरफ, तो आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर पास आने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, सॉरी ये वाला रेड था हमारा, ये है इस तरह से, और ये है हमारा ग्रीन, ये है इस तरह से, और इसमें एक स्पॉट यहाँ ले लूँ डार्क, ये है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको नीचे दबाओगे ना बच्चों, तो देखोगे कि ये वाला जो H है वो पीछे वाले H के सामने आ जाएगा, ये वाला जो H है ये इसके सामने आ जाएगा, ये वाला जो CH2 है और ये वाला CH2 है आमने सामने आ जाएंगे, ये है, और इस तरह से ये H और पीछे वाला H ये सामने आ जाएंगे, ये H और ये H। तो ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बोट फॉर्म। और आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड में भी देखते हैं आप कि बोट फॉर्म जो है इक्लिप्स्ड है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, और जो हमारा चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बोट फॉर्म। तो इस तरह से अगर हम बोट फॉर्म की बात करें तो देखोगे आप कि वो ऐसा दिख रहा है, समझ गए ना। ये है मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इस तरह से ऐसे हो गया। तो इस तरह का ये है कन्फर्मेशन किसमें बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। हालांकि इसके बारे में तो बहुत डिटेल में भी मिलेगा आपको, लेकिन हमें इस नीट लेवल पर इतना ही ज़रूरी है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इनकी अलग अलग फॉर्म बना के बता दिए मैंने। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन में एक साक्ष्य मोहर थ्योरी लेके, तो एक्चुअल ऑर्डर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी स्टेबिलिटी का साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें किसी चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेस स्ट्रेंथ वाला है, इस तरह से। तो ये था कुल मिला के हमारा साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन में, ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन में। तो कन्फर्मेशन किस में था, ब्यूटेन में हो गया, प्रोपेन में हो गया, साइक्लोहेक्सेन में। इतना ही आपको मैटर पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इससे ज़्यादा गहरे नहीं पूछे जाते। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। ओके, अब बंद करते हैं अपन इसको।